हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जितना भी नया कैंडिडेट है, यदि वो चाहता है कि यूपी पीजीटी की वो तैयारी कर रहा है, पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहा है और वह चाहता है कि आपको पेपर क्लियर करना है, ठीक है ना, संपूर्ण अर्थशास्त्र भी पढ़ना है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र से संबंधित संपूर्ण अर्थशास्त्र पढ़ना, तो क्या करो, हमने विकल्पित प्रश्नों के रूप में क्या किया है, विकल्पित प्रश्नों के रूप में क्या किया, संपूर्ण अर्थशास्त्र को, ठीक ना, पढ़ा दिया है। यदि आप संपूर्ण अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं विकल्पित प्रश्नों के रूप में, तो संपूर्ण अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं, ठीक ना। आपको एक काम करना है, हमें प्लेलिस्ट में जाना है वीडियो की, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में क्या, यदि आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ो, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ो, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ो, इंडियन इकोनॉमिक पढ़ना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमिक पढ़ो, जो जितना भी आता है, ठीक है। हम इतने 8 भागों में संपूर्ण अर्थशास्त्र को पढ़ाया है। तो संपूर्ण अर्थशास्त्र 8 भागों में विकल्पित प्रश्नों के रूप में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, यदि आप संपूर्ण अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हो तो आप इसको देखें और पढ़ें, ठीक है। आगे देखिए, आगे वीडियो से संबंधित जानकारी देख लीजिए। वीडियो से संबंधित जानकारी ये है कि आज की लाइव क्लास नहीं हम करवा पाए हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास नहीं हो पाई है, समस्या इस बात की हो गई थी कि नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, ठीक है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेट नहीं था आज, ठीक है ना, 2 में किसी नंबर में नहीं था, तो जिसकी वजह से लाइव क्लास तो 28 मिनट की हो गई, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ 2 मिनट हुआ है उसमें। 28 मिनट में सिर्फ रिकॉर्ड 2 मिनट हुआ है लाइव क्लास में, इसलिए हमें आज ऑफलाइन अपलोड करना पड़ रहा है। आ जाइए, अब देख लेते हैं जो हमारी क्लास है। क्लास से संबंधित नीली क्रांति बताना भाई किससे संबंधित, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन यानी कि एक्वाकल्चर, ठीक है। ये क्रांति है, क्रांति से संबंधित क्षेत्र है। फिर इसके बाद श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध बताना किससे था, ये तिलहन उत्पादन से था। कृषि क्रांति बताना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एथेनॉल, बायोडीजल या क्या पेट्रोलियम ही लगे, ठीक है, पेट्रोलियम से संबंधित है। आगे देख लो, फटाफट देख लो। अगला बताना है लाल क्रांति, बहुत पूछता है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन, ठीक है ना। तो में से कोई एक आएगा, ठीक है ना, किससे संबंधित है। फिर अगला पूछ रहा है, कह रहा गुलाबी क्रांति, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन से, ठीक ना, कई बार पूछ चुका है। फिर इसके बाद कह रहा है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, बताना है भाई आपको, फल उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रांति है, किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो क्या है, केरल राज्य है, ठीक है ना। संपूर्ण, ठीक ना, जो संपूर्ण विश्व में क्या, जो आपका मसाले का निर्यात होता है, तो संपूर्ण विश्व में मसाले के निर्यात के मामले में भारत 40%, ठीक है ना, 40% क्या करता है, निर्यात करता है, ठीक है ना। जितना मसाला है पूरे का कितना परसेंट, 40% निर्यात करता है। आगे देखो, अगला कह रहा है इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है, ये सभी क्षेत्रों के उत्पादन यानी कि इंद्रधनुषी जो क्रांति बनाई गई थी संपूर्ण क्रांतियों का क्या था, मिश्रण था। हरित क्रांति बताना है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, ये हरित क्रांति खाद्यान्न से उत्पादन से संबंधित है। एक चीज़ और यहाँ से पूछ लेता है, हरित क्रांति के जन्मदाता पूछ लेता कौन है। पहला तो भारत में पूछता है, फिर दूसरा विश्व स्तरीय जन्मदाता पूछता है। तो भारत के जन्मदाता कौन है हरित क्रांति के, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व स्तरीय में कौन है हरित क्रांति के जन्मदाता, विश्व स्तरीय में हरित क्रांति कौन है, नॉर्मन, ठीक है ना, बोरलॉग, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो श्वेत क्रांति है, ठीक है, श्वेत क्रांति से क्वेश्चन बनता है, श्वेत क्रांति के बारे में पूछता है सबसे ज़्यादा, श्वेत क्रांति के बारे में पूछता है कि श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन था, ठीक है। तो श्वेत क्रांति के जन्मदाता के बारे में बताना है, ठीक ना, यानी कि जनक बताना है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे ये बताना है।
बताना है कि श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन थे, ठीक है ना। यानी जनक पूछता है श्वेत क्रांति के, तो कौन थे, वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछता है कि श्वेत क्रांति का आरंभ भारत में कब हुआ था, ये पूछता है। तो कब हुआ था श्वेत क्रांति का आरंभ, 1969, ठीक है ना। कब, 1969 में हुआ था। एक चीज़ यहाँ पे और पूछता है, यहाँ पे पूछता है हरित क्रांति के बारे में पूछता है कि किस सन में हरित क्रांति आई, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति कब आई, ठीक है ना। तो हरित क्रांति आई थी 1966 में, ठीक है ना। और किस पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आई। और एक चीज़ और पूछता है, यहाँ पे ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा योगदान हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जन्मदाता देश पूछता है कि हरित क्रांति का जन्मदाता देश कौन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चूँकि सब लोग मैथ्स को जानते थे, अमेरिका टिक कर देते, लेकिन अमेरिका नहीं है, ठीक है। हरित क्रांति के जन्मदाता देश के बारे में बात की जाए तो कौन है, फिलीपींस, ठीक है ना। कौन सा देश, फिलीपींस, ठीक है। अगर आगे देख लो भाई, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, इससे संबंधित थोड़ी और चीज़ें देख लो, ठीक है। कर स्वतंत्रता के तुरंत बाद क्या भूमि सुधार के अंतर्गत क्या किया गया, एक कदम जारी किया, कौन सा कदम रखा गया, एक जमींदारी का उन्मूलन कर दिया, ठीक है ना। क्या किया गया, जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया। जैसे स्वतंत्र हुआ भारत, स्वतंत्र होते ही तुरंत क्या किया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया। और भी कुछ काम किया गया, जैसे कि बिचौलिया का उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है ना। जैसे कोई ज़मीन बेची जा रही है तो उसमें जो बीच का आदमी होता था उसको बिल्कुल तरीके से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर काश्तकारी सुधार किया गया, मान लो किसी क्या किया गया, मान लो किसी की 1 बीघे यहाँ है तो 1 बीघे यहाँ तो 1 बीघे यहाँ, ठीक है। तो क्या किया गया, इन तीनों को एक जगह समेट दिए गए, ठीक है। किसी एक जगह 3 बीघे पूरे के पूरे दे दिए, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ रही। क्या गड़बड़ी रही, मैं बता देता हूँ, देख लो। देखो क्या रहा है, फिर कृषि जोतों का उच्चतम सीमाकरण किया गया। फिर इसके बाद कृषि जोतों का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन क्या है, मान लो इसका गांव यहाँ पे है, ठीक है। 3 बीघे ज़मीन मान लो यहाँ थी, तो उसको तीनों बीघे यहाँ पर दे दिया गया। अब ये दूसरा गांव कोई पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे, लेकिन फिर उसको क्या किया, पुनर्गठन का मतलब ये 3 बीघे उठा के इसी गांव में फिर से इसको देंगे। मान लो जो इस गांव की ज़मीन इस गांव वाले को मिल गई थी, तो क्या किया गया, इसको उठा के यहाँ पे ला दिया गया और इसको उठा के यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यानी कि फिर से सुधार कर दिया गया। आगे देखो, और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे, क्या तथ्य थे ये देख लो, ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे कि NBS क्या, न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी, ठीक है ना। ये नीति कब अपनाई गई, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई, ठीक है। महालवाड़ी प्रणाली देख लो, महालवाड़ी प्रणाली वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, पिछले वीडियो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और देख लो। क्या महालवाड़ी प्रणाली को विलियम बेंटिंक द्वारा आगरा अवध में शुरू किया गया, ठीक है ना। पहले क्या होता था, जैसे कोई चीज़ लेके आते थे, कोई शासन कानून लगाना हो तो क्या कहते थे, पहले छोटे से एरिया में लगाते थे। यदि जान जाए कि छोटे से एरिया में सही से काम करे तो क्या करते, धीरे धीरे करके विस्तार करते, पूरे एरिया में लगाते थे। ऐसे रैयत वाली प्रणाली थी, क्या थी, रैयत वाली प्रणाली का प्रयोग कहाँ, सबसे पहले कहाँ पर, मद्रास पे, पहले छोटी सी जगह में मद्रास में किया गया। देखा कि ये सक्सेस हो गई तो क्या किया गया, फिर महाराष्ट्र में लगा दिया, बरार में लगा दिया, फिर असम में लगा गया, पूर्वी पंजाब में लगा गया, ठीक है। इस तरह करके काफ़ी सारी जगह लगा दिया। कृषि जोतों को 5 वर्गों में फिर विभाजित कर दिया, कब, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना। 5 देख लो भाई, कौन कौन से हैं। पहला देख लो, पहला क्या है, पहला है सीमांत किसान, ठीक है। किन्हें सीमांत किसान किन्हें कहते हैं, सीमांत किसान वो होते हैं जो 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से कम जमीन जिसके पास, उसे कौन से किसान कहते हैं, सीमांत किसान के। दूसरे क्या थे, लघु किसान, दूसरे नंबर पे। अब से लघु किसान क्या होते हैं, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती थी उसको क्या कहते हैं, लघु किसान कहते थे। तीसरे नंबर पर कौन से किसान आते थे, लघु मध्यम किसान। ये क्वेश्चन प्रश्न आता है, एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसलिए क्लियर करके लगा। लघु मध्यम किसान किसे कहते हैं, 2.4 हेक्टेयर से 2.4 हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन थी वो क्या कहला, लघु किसान कहला। अच्छा, फिर इसके बाद कौन से, मध्यम किसान आ गए। मध्यम किसान के अंतर्गत कौन आ जाते थे, जिसके बाद 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन थी उसको क्या, मध्यम किसान कहते थे। समझ में आए। फिर इसके बाद आ गया बड़े किसान। अच्छा, बड़े किसान अब कौन से कहलाएंगे, जिसके पास 10 हेक्टेयर या इससे ऊपर की ज़मीन थी, ठीक है, समझ में आ गया। सीमांत किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर, लघु किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर,
लघु मध्यम किसान 2.4 हेक्टेयर, मध्यम किसान 4 से 10 हेक्टेयर और बड़े किसान 10 हेक्टेयर है इससे ऊपर। समझ आ गया? क्लियर? आगे चले, चलो भाई आगे आ जाओ। इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछता है, देख लो इसको भी पूछता है। अवसर लागत, ठीक है ना, अवसर लागत जो सिद्धांत है उसको पढ़ना है। आ जाओ भाई। जी हैवलर ने 1936 में अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने प्रतिपादन किसने किया? जी हैवलर ने। किस सिद्धांत का? अवसर लागत सिद्धांत। कब? 1936 में। क्लियर? फिर आगे पूछता है, अब जी हैवलर थे, उनके अनुसार क्या बताया उन्होंने बताया कि वस्तुओं की तुलनात्मक कीमतों तथा निर्धारण उनकी लागत की दशाओं द्वारा निर्धारित होता है। समझ में आ गया? कैसे? जो कह रहा है वस्तुओं की तुलनात्मक कीमतों का निर्धारण उनकी लागत की दशाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मतलब मान लो कोई पेन है, ठीक है ना, तो उसमें लागत 3 रुपये की है, तो तब जाके उसको क्लियर होगा उसमें दशाएं कैसे बने, तब उसकी तुलनात्मक कीमत क्लियर हो जाएगी। फिर आगे, तथा लागतों का आशय वस्तु के उत्पादन में निहित श्रम की मात्रा से नहीं बल्कि क्या है, उत्पादन में किए गए वैकल्पिक परित्याग से है। समझ में आ गया? आगे देखो, हैवलर ने क्या और क्या बताया? हैवलर ने बताया, हैवलर के अनुसार मजदूरी दर तथा विनिमय दर दो महत्वपूर्ण चर हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या है? पहला एक मजदूरी दर हो गया, दूसरा क्या हो गया? विनिमय दर। ये कैसे एक चर है? ठीक है ना। आगे पूछो, चर का मतलब समझते हैं ना? ठीक है, आगे देखो, कह रहा है जो उन वस्तुओं को निर्धारित करते हैं जिन्हें दो देश तुलनात्मक लाभ के आधार पर एक दूसरे से निर्यात आयात कर सकते हैं। समझ में आ गया? वो कह रहा है कि दो देश क्या करें, तुलनात्मक लाभ के आधार पर एक दूसरे से आयात नहीं। मान लो हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कपास होता है, ठीक है ना, ब्रिटेन के पास कपास नहीं होता था, तो क्या किया ब्रिटेन ने ये किया कि हम क्या करें, भारत से कपास लिए और इसी के कपास से क्या करें, हम कपड़ा बनाएं और भारत को बेच। ठीक है ना, पहले तो इसने यहाँ से आयात किया, फिर उसके बाद इसी को इसने निर्यात कर दिया। समझ में आ गया? नहीं, यूँ कहो कि भारत ने पहले कपास निर्यात किया, फिर उसके बाद वहीं से आयात कर लिया। क्लियर? ठीक है, बल्कि इस कंडीशन में क्या है, भारत को नुकसान हो, ब्रिटेन को ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आयात निर्यात, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आयात निर्यात की कंडीशन के बारे में कह रहा है। आगे देख लो और क्या मान्यताएँ थी। मान्यताएँ देखो, कह रहा है पहली मान्यता क्या थी, विश्व में केवल 2 देश हैं। जी हैवलर ने माना कि विश्व में कितने सिर्फ देश है, सिर्फ 2 देश है। ठीक है ना, 2 देश हैं। समझ में आया? यानी कि आयात निर्यात करना है, पहला देश ये है, पहला देश ये होगा, दूसरा देश ये होगा। ठीक है ना, केवल 2 देश हैं। फिर दूसरे पॉइंट्स में क्या बताया उन्होंने? बताया प्रत्येक देश के पास उत्पादन के 2 साधन हैं। कौन कौन से? एक पूंजी है, दूसरा श्रम। मान लो ये देश है, इसके पास श्रम है, पूंजी है, इसके पास श्रम पूंजी है। आगे देखो, फिर तीसरे पॉइंट्स में उन्होंने बताया कि प्रत्येक देश 2 वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। मान लो ये क्या करता है, ये कोई चीज़, मान लो जैसे कि मान लो ये कॉपी बनाता है और ये पेन बनाता है। ठीक है, कर सकता है। फिर चौथे पॉइंट्स में क्या बताया, साधन, ठीक ना, वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है ना, मान लो साधन भी है, वस्तु बाजार भी है, ठीक ना, दोनों में क्या पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि साधन भी हैं दोनों के पास, इसके पास भी साधन, इसके पास। तो वस्तु बाजार यानी कि बेचने के लिए जो बाजार है वो भी उपलब्ध है। ठीक है, दोनों में क्या पूर्ण प्रतियोगिता है, लेकिन क्या प्रतियोगिता चल रही है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे बता रहा है 5वें पॉइंट्स में, कह रहा है प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत, ठीक ना, मुद्रा लागतों के बराबर है। ठीक ना, समझ में आया? फिर अगला 6वें पॉइंट्स पे बता रहा है, कह रहा है प्रत्येक साधन की कीमत रोजगार में उसके सीमांत उत्पादकता मूल्य के बराबर है। 7वां पॉइंट्स क्या बता रहा है, कह रहा है प्रत्येक साधन की पूर्ति स्थिर है। 8वें पॉइंट पे क्या बता रहा है, कह रहा है देश के भीतर साधन पूर्ण गतिशील है तथा देश के बाहर पूर्ण अगतिशील है। ठीक है ना, साधन जो होता है, मान लो यहाँ भारत के अंदर साधन है, तो बाजार में क्या क्या करोगे, जो आप माल का उत्पादन करोगे तो जो भी साधन होगा तो गतिशील रहेगा। लेकिन क्या करोगे, वही चीज़ आप विदेश में यदि भेज दिए तो वहाँ पर क्या रहेगा कि आपके देश का साधन वहाँ पर गतिशील रहेगा, नहीं रहेगा ना। इसलिए देश के बाहर पूर्ण अगतिशील रहेगा। ठीक है, फिनिश हो गया ये सिद्धांत। फिर अवसर लागत का सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, अवसर लागत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हैवलर ने। कब किया? 1936 में। ठीक है, उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया, वस्तुओं की तुलनात्मक कीमत का निर्धारण उनकी लागत की दशाओं द्वारा होता है। लेकिन क्या उन्होंने बताया कि जो क्या करता है
लागतों का आशय वस्तु के उत्पादन में निहित श्रम की मात्रा से नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उत्पादन के लिए किए गए वैकल्पिक परित्याग से होता है। समझ में आ गया। फिर जी हैवलर के अनुसार और भी चीज़ें बताई, मजदूरी और विनिमय दर क्या बताया, चर बताए। क्वेश्चन पूछता है अवसर लागत सिद्धांत में कौन सी चीज़ें चर हैं या क्या क्या चर है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या क्या, मजदूरी दर और विनिमय दर क्या है, चर है। समझ में आ गया। आगे देखो, आगे फिर उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो उन वस्तुओं को निर्धारित करते हैं जिन्हें दो देश तुलनात्मक लाभ के आधार पर एक दूसरे में आयात निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। फिर मान्यताओं में पूछता है, मान्यताओं में पूछता है कि विश्व में कितने देश है जी हैवलर के अनुसार या अवसर लागत सिद्धांत में, तो केवल 2 देश बताता है, ठीक है ना। प्रत्येक देश के पास कितने साधन हैं, 2 साधन है। कौन कौन से साधन है, श्रम और पूंजी। क्लियर, ठीक ना। और दोनों में क्या, साधन और वस्तु बाजार में क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता होगी, अपूर्ण प्रतियोगिता होगी, लोचदार बेलोचदार इस तरह करके पूछेगा तो क्या, पूर्ण प्रतियोगिता होगी। समझ में आ गया। फिर एक अगला पॉइंट क्या पूछता है प्रत्येक देश का कितनी वस्तु उत्पादित करता है, 2 वस्तु उत्पादन करता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो भाई देख लो, और भी देख लो, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको देखने हैं। आगे देख लो, अवसर लागत का सिद्धांत होगी। आगे देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वैसे इसका सूत्र होता है कोएफिशिएंट बराबर सूत्र होता है। तो सूत्र के बारे में और इसकी थ्योरी के बारे में अगले किसी लेक्चर में बता देंगे, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर पूछता है वो चीज़ देखो, ठीक है। जो कोई प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इससे वैसे देखा जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है, ठीक ना। क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन के आता है, विशेष करके ये इसके साथ संबंध से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनता है और वो काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। तो देखते हैं यदि समय मिलता है या कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो हम आप लोगों को, जो ज़्यादातर पूछा जाता है तो उसको हम करवाएंगे ज़रूर। देखिए, अब सबसे पहले स्वतः सहसंबंध क्रमिक समय अंतरालों पर होता है। कब होता है, स्वतः सहसंबंध क्रमिक समय अंतरालों पर होता है, ठीक है। यह क्या है, 2 अलग अलग समय श्रृंखलाओं के बीच सहसंबंध की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कब प्रयोग किया जाता है, 2 अलग अलग हो समय श्रृंखलाओं के बीच सहसंबंध की गणना करने के लिए किया जाता है। विशेष पॉइंट्स में जैसे ये आ गया +0.01 क्या है, यह एक पूर्ण धनात्मक सहसंबंध सहसंबंध है, ठीक है ना। समझ में आ गया, सम सहसंबंध है, समझ में आ गया। सहसंबंध है, सहसंबंध है, सहसंबंध है, ठीक है ना। इसमें ये एक्स्ट्रा हो गया है, सहसंबंध, ठीक है ना, सहसंबंध है, ठीक ना। आगे देखो, जो माइनस का आ गया, यदि माइनस का 1.0 आ गया, इसमें मान निकलते, ठीक है ना। एक प्लस का मान निकलता है, यानी कि सिर्फ एक निकलता है, एक माइनस निकलता है जब इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब प्लस का आ जाए तो क्या उसको बोलते हैं, एक पूर्ण धनात्मक स्वतः सहसंबंध है। और जब माइनस का आ जाए तो उसको बोलते हैं एक पूर्ण ऋणात्मक स्वतः सहसंबंध, ठीक ना। यदि स्वतः सहसंबंध नकारात्मक है, ठीक है ना, तो क्या होगा, आगे देखो, होगा तो श्रृंखला के मध्य, ठीक ना, जो मध्य होगा श्रृंखला का, और रैखिक स्वतः सहसंबंध हो सकता है। आगे देख लो भाई, अगला प्रश्न देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लो, यहाँ से कोर्ने का मॉडल पूछा जाए, ठीक है ना। कोर्ने का मॉडल हो गया, और आपका दूसरा पूछा जाता है स्टेगलर-बर्ग मॉडल, ठीक है ना। तो कोर्ने मॉडल सबसे पहले देखना है आपको। आ जाइए कोर्ने मॉडल में, देखिए कोर्ने मॉडल में क्या था, कोर्ने मॉडल में यदि द्विआधारी, ठीक ना, द्विआधिकारी आपस में प्रतियोगिता करते हैं तो कीमत तथा लाभ कम होते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ कम होगी, कीमत भी कम होगी वस्तु की, और लाभ भी कम होगी, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता से उत्पादन कम होता है। समझ में आया। वो क्या कह रहा है यदि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, पूर्ण द्विआधिकारी, ठीक है ना, आपस में क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते, तो क्या होगा, उस वस्तु की कीमत भी कम होगी और उस वस्तु में लाभ भी कम होगा। भाई जब आप दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे तो क्या होगा भाई, एक चीज़ याद रखना, ये कम करेगा तो ये भी कम करेगा, लेकिन ये बढ़ाएगा तो ये नहीं कम करेगा, ठीक है ना, ये नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये कम करके रखे, जब इसको उतने में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेगा कि वहीं पर रोक देगा। तो क्या होगा, इसका उत्पादन के साथ साथ क्या होगा, बिक्री बढ़ जाएगी, उस वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, साथ में मांग भी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसके यहाँ, लेकिन इसकी घट जाएगी, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, इसमें कीमत और लाभ दोनों में क्या होती है, कमी हो जाती है, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता से उत्पादन कम होता है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो क्या उत्पादन कम हो जाए, चूँकि दोनों आपस में कंपटीशन हो जाएगा तो उत्पादन कम करना पड़ेगा।
आगे देखो, यदि पूर्ण प्रतियोगिता हो तो उत्पादन अधिकतम होगा, कीमत शून्य हो जाएगी। समझ में आया? यदि पूर्ण प्रतियोगिता होगी, मान लो ये वस्तु है, ये वस्तु, दोनों सेम वस्तु हैं, उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, कीमत नहीं बढ़ा सकते अभी दोनों के दोनों, ठीक है, तो कीमत कम रहेगी, तो क्या वही बता रहा है, कीमत क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर? आगे देखो। अच्छा, कोर्ने मॉडल में देखो, कोर्ने मॉडल में क्या है, कोर्ने मॉडल में द्विअधिकार की समाधान में उत्पादन अधिकतम संभव उत्पादन का 2/3 हो सकता है, ठीक ना। उत्पादन क्या होगा, अधिकतम संभव उत्पादन कितना होगा, 2/3 होगा। यानी कि मान लो कोई उत्पादन है तो वो सोचेगा कि यार ये अगर इतना कर रहा है तो क्या करूँ, मान लो एक पूरी वस्तु को उत्पादन करता है, इन दोनों आपस में कंपटीशन हो गया, तो क्या करेगा, ये सोचेगा कि इतनी एक वस्तु का मान लो 3/4 भाग इसने उत्पादित कर लिया, तो मुझे कितना करना, 2/3 करना, ठीक है, ताकि बिक सके और प्रॉब्लम न क्रिएट हो सके। समझ में आया? आगे देखो, वही बता रहा है वो। आगे कह रहा है स्टेगलर-बर्ग मॉडल, इस मॉडल में प्रथम प्रवेशी को विशेष लाभ प्राप्त होता है, यानी कि जो पहले आएगा उसको विशेष लाभ होगा। आगे देखो, प्रथम प्रवेशी फॉर्म क्या होता है, लीडर फॉर्म होती है, ठीक है। दूसरी फॉर्म कौन होती है, फॉलोअर्स फॉर्म होती है। मतलब जो प्रमुख, मान लो ये पहली है, ठीक ना, ये संस्थापक है, ये बिना संस्थापक है, ये इसको फॉलो कर रही, ठीक ना, तो क्या होगा, इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, इसको कम प्राथमिकता दी जाएगी। अगला देखो, इस मॉडल में उत्पादन का निर्धारण कौन करेगा, लीडर फॉर्म द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न का अगला स्टेटमेंट देखो, स्टेगलर-बर्ग मॉडल में कीमत क्या होगा, बर्ट्रैंड मॉडल की तुलना में अधिक, किंतु कोर्ने मॉडल की तुलना में कम होगी। समझ में आ गया? अगला स्टेटमेंट, ये पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्टेगलर-बर्ग मॉडल में क्या होगी, प्रतियोगिता कोर्ने मॉडल की तुलना में अधिक, किंतु एकाधिकार प्रतियोगिता से कम होती है, ठीक है। आगे देखो भाई, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट कह रहा है स्टेगलर-बर्ग मॉडल में कुल उत्पादन एकाधिकार की तुलना में अधिक, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होता है। क्लियर? चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट कह रहा है स्टेगलर-बर्ग मॉडल में उपभोक्ता की बचत कोर्ने मॉडल की तुलना में अधिक, किंतु बर्ट्रैंड मॉडल की तुलना में कम होगी। अगला पॉइंट देखो, लास्ट 5 नंबर का पॉइंट्स कह रहा है स्टेगलर-बर्ग मॉडल है, ठीक है ना, मॉडल है, मॉडल में कुल उत्पादन कोर्ने मॉडल की तुलना में अधिक, किंतु बर्ट्रैंड मॉडल की तुलना में कम होता है। क्लियर? समझ में आ गया? कोर्ने मॉडल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, स्टेगलर मॉडल, कोर्ने मॉडल दोनों में क्या किया गया, तुलना कर दी गई है, ठीक है ना, और साथ में बर्ट्रैंड मॉडल भी लगा दिया गया। क्लियर? आगे देखें, आ जाइए। एक चीज़ याद रखो, जितना भी नए कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसका दायित्व तो बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और लाइव क्लास रोज़ सुबह 7 बजे होती है। कब होती है लाइव क्लास? सुबह 7 बजे होती है, ठीक है। लाइव क्लास में आए, चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ज़रूर आप लोग ऑन कर लो, क्योंकि क्या होता है जब लाइव क्लास हम चलाने लगते हैं तो एक्चुअली समय नहीं मिल पाता कि हम लोग शेयर करें, ठीक है ना, टेलीग्राम पे शेयर करूँ। और जो नया कैंडिडेट है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप क्या करो, पीजीटी के ग्रुप दे दिया, पीजीटी की तैयारी करो तो पीजीटी के ग्रुप ज्वाइन करो, यदि अदर किसी कंपटीशन की तैयारी करो तो दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और लाइव क्लास देखनी है तो सुबह 7 बजे आओ, आप सुबह 7 बजे क्लास होगी। यदि किसी प्रकार की नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं रहती तो सुबह 7 बजे कंटिन्यू होकर लाइव क्लास चलती है, तो लाइव क्लास में आप आओ और लाइव क्लास ले आओ। आ जाइए, आगे देखिए, आगे देखते हैं फटाफट। अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू देखना, जिसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र का आधार भी माना गया है, ठीक है। देख लो भाई, अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू ही क्या कहलाता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का आधार माना गया है। आगे देखो, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जे बेंथ ने उपयोगिता के नाम से दिया था। एक चीज़ पूछता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार सबसे पहले किसने दिया? जे बेंथ ने। किस नाम से दिया? उपयोगिता के नाम से। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र किसके आधार पर है? आध्यात्मिक पहलू, ठीक ना, अर्थशास्त्र का आध्यात्मिक पहलू के पर ही डिपेंड करता है। आगे देखो, आगे बता रहे कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कौन कौन थे? वैज्ञानिकों के नाम पूछ लेता है, प्रोफेसरों के नाम पूछ लेता है। पेरेटो थे, हिक्स थे, कोल्डार थे, सिटवैक्सी थे, लिटिक थे, बार्संसन थे, का नाम विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है। पूछता जरूर है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के प्रमुख वैज्ञानिक कौन से थे। ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा वहाँ पे। क्लियर?
1 2 3 4 5 6 6 वैज्ञानिक के नाम याद करने पड़ेंगे। आगे देखो, आगे बता रहा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र की विशेषताएं देख लो भाई कौन कौन सी है। पहली है कल्याणकारी अर्थशास्त्र की विशेषता, यह क्या करता है, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र कैसा है, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। दूसरा पॉइंट क्या है, यह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर भी आधारित है। क्लियर। तीसरा क्या है, एक समान संतुलन विश्लेषण पर आधारित है। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें प्रत्येक वस्तु के लिए कुशल बाजार उपलब्ध होगा। अगला देखो, अर्थव्यवस्था उपयोगिता संभाव्यता वक्र पर किसी भी बिंदु पर क्रियाशील होती है, यानी कि बिंदु कोई भी हो हमेशा क्रियाशील रहेगी। अगला देखो, अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता कीमत स्वीकार होते हैं। सातवां नंबर देखो, सातवां पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा बाह्यताओं, ठीक है ना। बाह्यताओं के बारे में मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा एक स्लाइड ही बना दूंगा बाह्यताओं के बारे में। बाह्यताओं असम्मित सूचनाओं का अभाव होता है। अच्छा, असम्मित सूचनाओं के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, मैं पढ़ा चुका हूँ ना, देखा हो तो देख लीजिए, ठीक है ना। बाह्यताओं के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। आगे देखो, फटाफट देख लो, आ जाओ। विकसित देश, तकनीक द्वैता देखना है, ठीक है ना। तकनीक द्वैता से पहले थोड़ी एक डिफिनेशन देख लो, क्या है, अल्प विकसित देशों के औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नत तथा पारंपरिक क्षेत्रों में विभिन्न उत्पाद फलनों का प्रचलन, ठीक है ना। अब इस पे डिपेंड करता है, तकनीकी द्वैता पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखो जैसे कि तकनीकी द्वैता का प्रतिपादन बेंजामिन हिग्स ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछता है, बेंजामिन हिग्स ने, यानी तकनीक द्वैता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बेंजामिन हिग्स ने। किस पुस्तक में किया, ये दा था, ठीक है ना, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ठीक ना। कब किया, 1966 में प्रतिपादित किया था। क्लियर हो गया। आगे देखो, बेंजामिन हिग्स ने साधन अनुपात की समस्या को मुख्य माना तथा यह स्पष्ट किया कि अर्थ विकसित देशों में उत्पादक रोजगार के अवसरों का बेलोचदार होना समर्थ मांग का कमजोर होना नहीं, बल्कि क्या है, तकनीक रूप से द्वैत प्रकृति का होना है, ठीक है, यानी कि वहाँ तकनीक न उपस्थित होना। जैसे कि आगे बता रहा है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन में तकनीक गुणांक परिवर्तित होते हैं, अर्थात वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न वैकल्पिक संयोग उपलब्ध होते हैं। मान लो जैसे कृषि है तो कृषि में क्या होगी, यदि वहाँ पर तकनीक होगी तो विभिन्न वैकल्पिक होंगे। यदि वो पुराने तरीके से कर रहा तो क्या हल बैल ही होगा, कि और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हल बैल में कितना कर सकते हो, और यहाँ पर क्या हो गया, तकनीकी हो गया, तकनीक देता हो गया तो क्या हो, कई विभिन्न प्रकार के साधन हो सकते हैं, कई तरीके से आप खेत को अच्छा और अच्छा से अच्छा बना के अच्छे से अच्छे उत्पादन कर सकते हैं। आगे देखो, आगे बता रहा है कि जिसमें श्रम साधन बहुल होता है तथा पूंजी दुर्लभ साधन होता है। अब मान लो पुराने तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर बैलगाड़ी होगी और साथ में हल होगा तो श्रम ज़्यादा अधिक लगेगा, लोगों की जनसंख्या अधिक होगी, ठीक है ना। जिसमें क्या होगी, पूंजी कम, ठीक है ना, पूंजी दुर्लभ हो जाती है वहाँ पर। जैसे पहले था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहती थी ना पूंजी के बारे में, ठीक है ना, पैसे रुपये के बारे में बहुत ज़्यादा पहले समस्या हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे तकनीक द्वैत आई तैसे तैसे क्या हुआ, हम लोग आर्थिक स्थिति हम लोगों की सही होने लगी। आगे देखो, अतः श्रम गहन तकनीक वस्तुएं प्रयुक्त होती हैं, साधनों के मध्य प्रतिस्थापन अनंत के समीप होता है, आधुनिक क्षेत्र के उत्पादन में स्थित तकनीक गुणांक का प्रयोग होता है, अतः साधनों के मध्य प्रतिस्थापन लोच शून्य के समीप होती है। क्लियर, क्लियर हो गया। जितना भी नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है, जो जो वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है। और साथ में सुबह 7 बजे क्या होती है, लाइव क्लास होती है हमारी, ठीक है ना। सुबह 7 बजे क्या होती है, लाइव क्लास होती है। तो लाइव क्लास में ज़रूर आप आओ। यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न, मन में प्रश्न है, उन प्रश्नों को पूछो हमसे, ठीक है। आपकी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के प्रश्नों के सवाल के उत्तर दे सकें, ठीक है। क्लियर हो गया। और विशेष सूचना ये रहेगी कि हमने संपूर्ण अर्थशास्त्र एक बार पढ़ा दिया, तो आप क्या करो, यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देने वाले हो, तो संपूर्ण अर्थशास्त्र जो मैंने पढ़ा दिया वो सारे के सारे वीडियो आप एक बार देख लो।
ताकि आप लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ने में दिक्कत ना हो, पेपर देने में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, कैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप क्वालिफाई कर सको। समझ में आया? ठीक ना? यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक ना, क्वालिफाई करना चाहते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी ये वीडियो। सारे के सारे पहली बार है किसी यूट्यूब चैनल में कि संपूर्ण अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर क्लासेस चल रही हैं तो आप उसको ना छोड़िए, वो भी लाइव क्लास में चल रही। किसी प्रकार की समस्या आप वहाँ पर पूछिए, प्रयास पूरा करेंगे कि हम आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सकें। आज के लिए इतना है। सी यू बाय, टेक केयर।